हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पोर्ट ऑफ हाइपा को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था फिनलैंड कंट्री को लेकर के। तो फिनलैंड कंट्री जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में एज ए नॉर्डिक कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करती है। फिनलैंड कंट्री किन किन कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करती है और किन किन वाटर बॉडीज के साथ में, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर है रशिया, स्वीडन, नॉर्वे। और वाटर बॉडीज में अगर हम डिस्कस करें तो गल्फ ऑफ बोथनिया एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड, इन सभी एरिया के साथ में फिनलैंड कंट्री अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ था? तो लास्ट 2 डेज में भी हमने डिस्कस किया कि फिनलैंड कंट्री जो है वो जल्द ही नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने वाला है, इसकी वजह से न्यूज़ में बना हुआ है। और दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया जो है वो फिनलैंड कंट्री के साथ में क्वांटम कंप्यूटिंग एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो एरिया है इनमें अपने जो रिलेशन है उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की सोच रहा है। इसकी वजह से भी फिनलैंड कंट्री जो है वो न्यूज़ में बना हुआ था। तो ये बेसिक रीजन जो है आपको पता होना चाहिए, लोकेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। फिनलैंड कंट्री जो है वो आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है, पार्ट है आर्कटिक काउंसिल का। तो आर्कटिक काउंसिल को लेकर के जो बेसिक फैक्ट है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि कब एस्टेब्लिश किया गया, कौन कौन से कंट्रीज, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से कौन कौन से कंट्री जो है आर्कटिक काउंसिल में आते हैं, ये सब आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लेकर के। देखो आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पिटीशन लगी हुई है इसको लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इसको लेकर के डिस्कशन करने वाला है कि सेम सेक्स मैरिज जो है उसको अलाउ किया जाए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट एक कपल को जो भी बेनिफिट देखने को मिलते हैं एज ए पार्टनर, वो सब जो है वो भी सेम सेक्स मैरिज में देखने को मिले। अब यहाँ पर जो भी फेथ लीडर्स हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन लीडर, उन सब ने ये बोला है कि ये जो नेचुरल ऑर्डर है उसको वायलेट करेगा सेम सेक्स मैरिज, और जो हमारा फैमिली का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी वायलेट करेगा। ऐसा जो फेथ लीडर्स हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। अब देखो जुडिशरी इस पॉइंट को किस तरीके से रखता है, जो भी अपोजिशन में पॉइंट रखे जाएंगे और जो भी एक तरीके से सपोर्ट में पॉइंट रखे जाएंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लेकर के जुडिशरी अपना इंटरवीन करेगा। अब यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि सेम सेक्स मैरिज जो है इसके कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो 2018 में एक केस हुआ था नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में जो है वो जुडिशरी ने जो सेक्शन 377 जो है उसको एक तरीके से खत्म किया, और वहां पर होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको लीगल जो है वो डिक्लेयर किए। क्योंकि पहले जो है वो होमोसेक्सुअलिटी मतलब एक तरीके से जो सेम सेक्स जो कपल हैं उनकी इंटरवीन करने में या उनका जो भी प्रोसीजर है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू थे, जिसकी वजह से एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है उनके जो राइट्स हैं वो उनका वायलेशन देखने को मिलता था। तो इन सभी के बेसिस पर ये पिटीशन डाली गई और वहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ किया गया। तो उसी को बेसिक बना करके पिटीशन डाली गई है जुडिशरी में कि जब होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर दिया गया तो जो सेम सेक्स मैरिज है उसको भी जो है वो आप क्या करो, एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करो जिसकी वजह से हमारे जो राइट्स हैं वो सिक्योर हो सकें। ओके, हाँ, तो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना वो उन कपल्स को प्रायोरिटी देता है, उन कपल्स को प्रोटेक्ट करता है जो अलग अलग कम्युनिटी के हैं, अलग अलग कास्ट से हैं, और अपने रिलीजन के जो भी सर्कमस्टेंसेज है, जो भी उनका प्रोसीजर उसके अंडर वो मैरिज नहीं कर सकते हैं, तो उन सभी को कवर प्रोटेक्शन जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर दी जाती है। ओके, तो देखो जो होमोसेक्सुअलिटी मतलब जो है या फिर गे लेस्बियन जो कपल हैं उनका अपने जो रिलीजन में जो भी उनका प्रोसीजर है मैरिज का उसके अकॉर्डिंग तो मैरिज कर नहीं सकते, इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनको स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें कवर किया जाए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टेट पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे। तो रामनाथ कोविंद जी और उनकी वाइफ जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क जाते हैं, और वहाँ पर 2 नाइट उनका स्टे देखने को मिलता है। तो यहाँ कर उसको लेकर के एक आरटीआई पिटीशन डाली गई कि वो जब आए तो उनका खर्चा जो है वो किस तरीके से उठाया गया। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी फंड मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क को यहाँ की पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए, यहाँ पर जो भी इशू है उनको सॉल्व करते रहने के लिए, टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, उस मनी का इन्वेस्ट जो है वहाँ पर देखने को मिला था। ओके, तो इस तरीके के जो इशू है इसको लेकर के आरटीआई में ये बात सामने आई है। तो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें तो देखो यहाँ देखिए, ये हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में जो आसाम स्टेट है वो यहाँ पर लोकेटेड है। देखो आसाम स्टेट में काजीरंगा जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी इसको डेजिग्नेशन दिया गया है। इंपोर्टेंट बर्ड एरिया का भी डेजिग्नेशन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सोसाइटी के द्वारा इसको दिया गया है। ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे जो है ये लोकेटेड है। और स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे 37 जो है वो यहाँ से पास होता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि दिपलू रिवर जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क से ही पास होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, काजीरंगा नेशनल पार्क में 4 बिग स्पीसीज जो है वो देखने को मिलती है। अब ये 4 बिग स्पीसीज कौन सी है? तो राइनो है, एलिफेंट है, इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर है, और एशियाटिक वाटर बफेलो है। ओके, एशियाटिक वाटर बफेलो है। तो ये 4 बिग स्पीसीज जो है वो यहाँ पर काजीरंगा में देखने को मिलती है। अब देखो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम स्टेट का, तो आसाम में इसके अलावा भी नेशनल पार्क है। यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न पार्ट से डिस्कस करना स्टार्ट करें आसाम स्टेट में, तो ये है रायमोना नेशनल पार्क जो है इसको 2021 में ही नोटिफाई किया गया। ये है मानस नेशनल पार्क, फिर है ओरांग, नामेरी, यहाँ पर डिब्रू साइकोवा, और फिर है दिहिंग पटकई। ओके, और ये जो दिहिंग पटकई जो नेशनल पार्क है यहाँ पर लोकेटेड है, जो इसको भी 2021 में ही नोटिफाई किया गया था। तो बेसिक इंफॉर्मेशन काजीरंगा नेशनल पार्क को लेकर के, और फिर जो आसाम स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क है, इसकी जो लोकेशन है, इनके नेम जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क न्यूज़ में बने रहते हैं। तो क्या किया जाता है कि जैसे कोई अननोन सा, अब ऐसे देखो काजीरंगा नेशनल पार्क का सबको पता है लगभग, जैसे कि यहाँ पर रायमोना नेशनल पार्क, दिहिंग पटकई, ये ऐसे नेम हैं जिनको लेकर के पर्सन जो है वो मिसगाइड हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट में है या सदर्न स्टेट में है, कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, तो जो भी न्यूज़ में बना रहता है ना उसको दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन से स्टेट में लोकेटेड। ऐसा क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी डायरेक्टली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किसी नेशनल पार्क का नेम दिया और पूछ लिया क्वेश्चन जो है कि कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है। ओके, तो इस तरीके से लोकेशन से बेस्ड क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो इराविकुलम नेशनल पार्क जो है वहां पर फर्न एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर केरला में ये नेशनल पार्क है और ये फर्न जो है एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो इराविकुलम नेशनल पार्क जो है यहाँ पर नीलगिरी टहर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि केरला में है। अब नीलगिरी टहर जो है उसके बारे में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। और ये जो नेशनल पार्क है, एक तो यहाँ पर नीलगिरी टहर देखने को मिलते हैं, और दूसरा यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो फ्लावर जो 12 ईयर में ब्लूम करते हैं। और उन फ्लावर का नेम जो है वो आपको पता ही है, नील कुरुंजी। और नील कुरुंजी जो है इस साल ब्लूम उनका जो है वो देखने को मिला था। इसकी वजह से नील कुरुंजी जो है वो न्यूज़ में बना हुआ था। ओके, तो नील कुरुंजी टर्म दे करके पूछ लेंगे कि न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ था, किससे रिलेटेड है, एक एनिमल की स्पीसीज है या फिर कोई एरिया है या फिर क्या है। तो एक फ्लावर की स्पीसीज है और फ्लावर जो है वो ब्लूम करता है 12 ईयर में। ओके, तो इसकी वजह से न्यूज़ में जो है वो बना हुआ था। अब ये यहाँ पर हमने बात की नीलगिरी टहर की। तो देखो नीलगिरी टहर जो है उसके बारे में अगर हम कुछ बेसिक बातें करें, यहाँ देखिए, नीलगिरी टहर जो है उसको नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान में
रखना है। ये जो नीलगिरी टहर है वो IUCN का, अगर हम इसका कैटेगरी डिस्कस करें तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में जो है इसको शामिल किया गया है। ओके, अब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अलग अलग शेड्यूल हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि अगर किसी को शेड्यूल 1 में रखा जा रहा है तो उसको क्या प्रोटेक्शन, क्या स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो देखने को मिलता है। ये जो नीलगिरी टहर है, देखो टाइम के साथ में इसकी पॉपुलेशन जो है वो कम होने लग गई थी, तो स्पेसिफिक इसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए जो है वो कोशिश की गई। और नीलगिरी टहर जो है वो तमिलनाडु स्टेट का जो है वो स्टेट एनिमल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया। और ये नीलगिरी टहर की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट जो है इसका जो सर्दर्न पार्ट है और जो नीलगिरी हिल्स जो रीजन है वहाँ पर जो है इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब तमिलनाडु और केरला में इसकी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब इसकी पॉपुलेशन कम क्यों हुई, तो उसका बेसिक रीजन वही सेम बातें कि हैबिटाट जो है उसका वो लॉस देखने को मिला, पोचिंग जो है वो बढ़ गई। और इसके अलावा जो ये जो पॉपुलेशन जो है ना इस स्मॉल एनिमल की, इस एनिमल की जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एरिया में आइसोलेटेड तरीके से देखने को मिली। तो एक जगह से रहने से पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो सकती थी वो इसमें वजह से नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से इसकी जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ में डिक्रीज होती गई। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट लिए, फोकस किया और इसमें दोबारा से अपग्रेडेशन जो है वो देखने को मिला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। तो देखो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो साइबर क्राइम की केसेस जो हैं ओके वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि किस किस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप ऑनलाइन कोई सामान बेच रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। साथ ही साथ में अगर आप जैसे आपके पास में कुछ मैसेज आया, कुछ लिंक आया, तो किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इस तरीके के इशू जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होती जा रही है और इजीली रीच बढ़ती जा रही है, उसके बाद में इशू जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 1930 हेल्पलाइन जो है वो स्टार्ट किया था। तो इसमें इसके बेसिस पर कुछ रिजल्ट दिखाए गए हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो बैक में देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड जो है उन इश्यू को सॉल्व किया जा रहा है और जो भी पर्सन की जो भी मनी जो है उसमें गई उसको वापस से ट्रैप करके जो है वापस जो है वो मेन जो पर्सन है जिससे रिलेटेड है वो मनी जो भी उसकी वेल्थ वो उसको वापस की जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर देखो रेयर डिजीज को लेकर के जो हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो भी रेयर डिजीज होती हैं और उनकी एक तरीके से उनको क्योर करने के लिए अगर वो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो फॉरेन कंट्रीज से जो है वो मेडिसिन मंगवाई जाती है, ड्रग्स मंगवाई जाती है, स्पेशल फूड मंगवाया जाता है उनको क्योर करने के लिए। तो इसके ऊपर जो भी टैक्स ड्यूटी लगाई जाती है उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि रेयर डिजीज़ के इलाज में अगर हम बात करें, क्योर में अगर हम बात करें तो बहुत सारी फैमिली जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें एक तरीके से वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट इसमें हो जाता है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर उनको एक हेल्प करने की जो कोशिश की है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। रेयर डिजीज़ क्या होती है हमने डिस्कस भी किया है कि वो डिजीज़ जो एक तरीके से फ्रिक्वेंटली आपको देखने को नहीं मिलेगी, और मैक्सिमम जो रेयर डिजीज़ होती हैं उनमें 80% अगर हम देखें तो जेनेटिक बेसिस जो है उनका देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर के है। देखो 2016 में इंडिया ने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अपडेट किया और उस अपडेट के बाद में अगर हम डिस्कस करें 7 ईयर्स का क्राइटेरिया, तो इंडिया को जो है काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इंडिया ने यहाँ पर न्यू ट्रेड पॉलिसी में जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में टारगेट रखा है कि हम 2030 तक मतलब 7 ईयर बाद में जो है इंडिया
जो है वो अपने आप को $2 ट्रिलियन के ऊपर अपने आप को देखता है कि इतना प्रॉफिट जो है वो इंडिया को होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रेजेंट टाइम में जैसे सर्कमस्टेंसेज चेंज हुई, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक, उसके बाद में अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर, इसके अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी है उसको अपडेट किया है और इन सभी टारगेट के ऊपर बेसिस जो है उनके ऊपर फोकस करते हुए जो अपना टारगेट 2030 का टारगेट इंडिया ने रखा है। तो देखो, अगर ये कंप्लीट होता है तो इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। वर्ल्ड लेवल पर इंडिया जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भेज पाएगा और जो भी हमने टारगेट लिया है 2047 तक हम अपने आप को एक एज ए डेवलप्ड नेशन के रूप में देखते हैं, वो टारगेट भी इजीली इंडिया के लिए कंप्लीट हो पाएगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ऑटिज्म को लेकर के है। राइटर ने ये बताया कि अभी ऑटिज्म को लेकर के अवेयरनेस नहीं है लोगों में, और राइटर जो है वो न्यूरोसाइंस एंड मेंटल हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग यूके में जो है वहाँ पर एक प्रोफेसर का रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने ऑटिज्म के बारे में बोला है कि इंडिया में अगर हम बात करें तो ऑटिज्म को अभी भी जो है वो फोकस करके नहीं देखा जाता है, और अगर हम अदर कंट्री यूके यूएस में देखें तो वहाँ पर ऑटिज्म से जो बच्चा, जो चिल्ड्रन इफेक्टेड है, वो ऑटिज्म के बाद होने के बाद में भी नॉर्मल स्कूल्स में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर थेरेपी जो है वो अच्छे लेवल की है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर राइटर ने स्पेसिफिक आर्टिकल में एक बात बोली है कि ऑटिज्म को अगर हमें रेगुलेट करना है तो हमें रूरल एरियाज में या फिर लोकल एरियाज में या ग्राउंड एरियाज पे जाकर के जो है वो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होगी। और साथ ही साथ में देखो, अगर हम इंडिया में बात करें तो अभी भी जो थेरेपिस्ट हैं, जो भी एक तरीके से माइंड को रीडिंग करने का जो प्रोसीजर है, इस तरीके की वो जो भी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। तो इन सब को हमें टारगेट करना होगा। और अभी इंडिया में ऑटिज्म से कितने जो चिल्ड्रन है वो इफेक्टेड हैं, इसको लेकर के एक प्रॉपर डाटा भी नहीं है। तो जब तक एक प्रॉपर डाटा नहीं होगा तब तक जाकर के हम क्या नहीं कर सकते, इसको लेकर के रेगुलेट करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो हमें फोकस क्या करना है कि एक नेशनल लेवल पर रजिस्ट्री हो जिसमें जो भी डिजीज है उसको लेकर के ऑनलाइन डाटा हो, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पॉलिसी है वो बनाई जा सके। और एक नेशनल पॉलिसी जो है वो ऑटिज्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें एक नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए ऑटिज्म को लेकर के, ताकि इंडिया को जरूरत है इसकी, ताकि ये जो ऑटिज्म से रिलेटेड जो भी इशू हैं, जो भी चिल्ड्रन इससे इफेक्टेड हैं, उन सारे इश्यूज को टारगेट किया जा सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर ही बात बोली गई है कि इंडिया जो है वो जल्द ही अपने आप को अच्छे लेवल पर कोशिश कर रहा है। जो भी हमारे ट्रेड रिलेशन है अदर कंट्रीज़ के, उन सब को हम यहाँ पर फोकस करेंगे। साथ में इस ट्रेड पॉलिसी में ये भी बात बोली गई है कि हमारे इंडिया में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मतलब दूसरे कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे रिलेशन रहेंगे ट्रेड को लेकर के, तो इसमें हम कुछ कुछ ट्रेड हब जो है वो हमारे इंडिया में डेवलप करें। साथ ही साथ में स्पेसिफिक बायलेटरल जो कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन है उनको हम मेंटेन करें। जो भी पेपर वर्क है उसको काफ़ी इजी वे में बनाया जाए, और पेपरलेस वर्क जो है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, देखो, भूटान के जो किंग है वो इंडिया की विजिट पर है, और इसमें स्पेसिफिक हम फोकस करेंगे कि इंडिया और भूटान के जो रिलेशन है, जो भी बॉर्डर एरियाज पर इशू हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उन सब को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है तो वही सेम सेक्स मैरिज को लेकर के जो हमने स्टार्टिंग पेज पर डिस्कस किया था। फेथ लीडर्स का ये मानना है कि जो हमारा फैमिली सिस्टम है उसको एक डेंजर स्टेज में ये लेकर के जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है ना, देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया जो है वो 2047 तक ये चाहता है कि हम अगर टूरिज्म के सेक्टर में ही बात करें तो 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी के रूप में इंडिया को हम डेवलप करें। और ये बात रखी है यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने। G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग सिलीगुड़ी में चल रही थी वहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, टूरिज्म सेक्टर में इंडिया को डेवलप तो किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में आप किसी भी एरिया में जाओ, इंडिया में जो है वो काफ़ी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। और प्रेजेंट टाइम में G20 की इंडिया के पास में जो प्रेसिडेंटशिप है, इसमें इंडिया फोकस कर रहा है स्पेसिफिक कि अलग अलग एरिया में अलग अलग जो स्टेट हैं उनके जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ है वहाँ पर अलग अलग मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाए, और एक तरीके से ग्लोबल लेवल पर जो है वो इंडिया के हर एरिया को रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि टूरिज्म सेक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो सके। ओके,
और देखो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग सेक्टर के ऊपर फोकस भी कर रही है। जैसे प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है वो हिमालयन रीजन और जो गंगा रिवर है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नर्मदा रिवर से सर्दन पार्ट तक जो है वो कनेक्टिविटी देने की कोशिश की जाएगी, ताकि इस तरीके से टूरिज्म सेक्टर जो है वो और प्रमोट हो सके। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो यहाँ पर एक स्टडी हुई है, ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि जो मेडिकल कॉलेज हैं उन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी वहाँ पर डेथ देखने को मिल रही है, उसका एक बेसिक रीजन है कि वो स्टूडेंट्स स्ट्रेस में है। ओके, तो 2010 से 2019 के बीच में ये रिसर्च हुआ है और जो भी सुसाइड किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा उनमें ये बातें सामने आई है कि उनमें जो है वो क्या देखने को मिलता था, एक तरीके से स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता था। तो रैगिंग एक बेसिक इशू हो सकता है, साथ ही साथ में और भी जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि सुसाइड रेट जो है वो डिक्रीज हो सके। और स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए जो है वो हमें फोकस करने की स्पेसिफिक ज़रूरत है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया द हिंदू। अगर वन मंथली जो सीरीज है हमारी करंट अफेयर्स की, वो प्रद्युमन सर आप सबके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो आप जाकर के उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इन सबको भी वो रैपिड रिविजन सीरीज आपके लिए लेकर के आएंगे कि लास्ट 1.5 ईयर में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपके लिए उन सबको वहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो उन सारे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।